आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अभी भी आ रही है या अब नहीं आ रही? जी। सो कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यूएस का जो प्रोसेस था, इलेक्शन प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अगर यूएस के प्रेसिडेंट को हटाना हो तो आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखा होगा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाता है अपनी पोस्ट से। तो यूएस के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहां पे जब सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब आप बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, यानी जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेजिस्लेचर बहुत सारी चीज़ों में प्रेसिडेंट के ऊपर कंट्रोल, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कुछ पावर्स को वो कंट्रोल ज़रूर करते हैं, लेकिन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के लिए इस तरह से आसान नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, जिस तरह यूके है, जापान है, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये होती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में काफी हद तक इंटरमिक्स्ड होती हैं और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो लेजिस्लेचर का ही मेंबर होता है। वो उसके साथ ही उसका भी इलेक्शन होता है और लेजिस्लेचर उसको इलेक्ट करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर्स के मेंबर नहीं होते और ना ही लेजिस्लेचर उनको रिमूव कर सकता है, ना ही उनको इलेक्ट कर सकता है। इसलिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस हम एक डिफरेंट तरीकाकार है, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यानी उसमें दोनों पार्टीज का होना ज़रूरी है। हाउस ऑफ रिपब्लिक्स के अंदर, हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स के अंदर अगर मेजॉरिटी एक पार्टी की हो और सेनेट के अंदर दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी हो तो फिर मुश्किल हो जाता है प्रेसिडेंट को रिमूव करना। सो इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिसके तहत यूएस के प्रेसिडेंट को अपनी सीट से रिमूव किया जा सकता है। और उसमें क्या ग्राउंड्स होनी चाहिए, क्या रीजंस उसके लिए हो सकती हैं जिसके तहत रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट को। उसकी तीन मेन ग्राउंड्स हैं इम्पीचमेंट के। सबसे पहला है ट्रीजन, दूसरा है ब्राइबरी और तीसरा है हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। पहले दो तो बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें ट्रीजन आपको पता ही है, एक सीरियस ऑफेंस है और उस पर तो कोई भी मुल्क या कोई भी नेशन कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करती। दूसरी चीज़ है ब्राइबरी। ब्राइबरी एक सीरियस ऑफेंस है यूएस के अंदर, इतना सीरियस ऑफेंस कि अगर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर थोड़ी या किसी भी मकदार में ब्राइबरी साबित हो जाती है तो उसको इम्पीच किया जा सकता है। और तीसरा है हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। ये तीसरी हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस को इख्तियार दिया गया है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है इस हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स को। ये थोड़ी वेग टर्म है, थोड़ी लूज या जनरलाइज्ड टर्म है, जिसके अंदर ये खास नहीं बताया गया कि क्या रीजन हो सकती हैं। मसलन इम्पीचमेंट में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट हुई थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2 दफे इम्पीचमेंट हो चुकी है, तो उसमें एक डिफरेंट उसमें ना ट्रीजन थी और ना ब्राइबरी थी। उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के मामलात में कुछ इस तरह की चीजें थी जो कांग्रेस को लगा, कांग्रेस को नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लगा के प्रेसिडेंट साहब ने कुछ खास इस तरह अपनी अथॉरिटी को चैलेंज की, अपनी ओवर यूज किया है, ओवर रीच किया है, या उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि एक सीरियस ऑफेंस है जिसकी वजह से फिर उनको इम्पीच किया गया। सो ये 3 रीजंस हो सकती हैं इम्पीचमेंट की: ट्रीजन, ब्राइबरी और हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है, अगेन इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक खास हाउस से स्टार्ट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर उसके बाद सेनेट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके साथ जुडिशरी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट्स ऐसे नहीं है जो इम्पीच हो। इम्पीचमेंट में एक तो इम्पीचमेंट के बाद रिमूवल। अगेन आपने ये चीज भी समझनी है कि इम्पीचमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट का रिमूवल भी हो। इम्पीचमेंट का मतलब एक
दो तरीके होते हैं जो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इम्पीचमेंट, सिर्फ इम्पीचमेंट ही रहती है और किस तरीके से इम्पीचमेंट के बाद रिमूवल भी हो सकता है। सो स्टार्ट कहाँ से होता है? हाउस के अंदर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई भी मेंबर हाउस के अंदर मोशन जमा करवा सकता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए। अगर किसी भी मेंबर को लगता है, हाउस के मेंबर्स को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर को ये लगता है कि प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा जुर्म किया है जो ऊपर 3 लिखे हुए उनमें से, तो वो उसके लिए मोशन जमा करवा सकते हैं उसके इम्पीचमेंट के लिए। अब जब ये मोशन जमा हो गई तो उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर कुछ खास कमेटीज होती हैं। जिस तरह सेनेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुछ कायमा कमेटियां होती हैं जिसके कुछ खास चेयरमैन होते हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स की एक कमेटी है पाकिस्तान की सेनेट के अंदर। कौमी असम्बली की भी कायमा कमेटियां बनाई जाती हैं जिसमें कुछ खास टास्क डेलीगेट कर दिए जाते हैं उन कमेटीज को, जिनके अंदर कुछ खास लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती हैं। सो हाउस की इसी तरह की कमेटीज होती हैं जिसमें दोनों तरफ के लोग शामिल होते हैं। सो जिस मामला, जिस नौयत का होगा, जिस फील्ड से रिलेटेड होगा, उस कायमा कमेटी को या उस हाउस कमेटी को ये मामला रेफर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट की बात हुई तो उसमें हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को ये मामला रेफर किया गया। हाउस फॉरेन अफेयर्स ने कुछ उसमें एविडेंस गैदर किया और साथ हाउस जुडिशरी कमेटी होती है जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है और ये मेन इसके अंदर आर्टिकल्स ड्राफ्ट करती है हाउस जुडिशरी कमेटी, यानी जो एक रेलेवेंट कमेटी थी जिसकी एक्सपर्टीज थी, उसने एविडेंस कलेक्ट किया और उसने अगर समझा कि ये मामला वाकई सीरियस है तो वो उस मामले को हाउस जुडिशरी कमेटी के हवाले करेंगे और अपनी उसमें बताएंगे कि ये वाकई मामला इस तरह का सीरियस है। फिर हाउस जुडिशरी कमेटी पे वोटिंग होगी, उसके अंदर वोटिंग होगी और अगर सफिशिएंट एविडेंस होगा तो वो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट ड्राफ्ट करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट क्या है? ये चार्ज है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर हाउस जुडिशरी कमेटी, मिसाल के तौर पे एक चार्ज लगाया जाता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस, के कांग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है, ये एक चार्ज अक्सर लगाया जाता है। इसी तरह ये चार्ज लगाया जा सकता है कि जो अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की उसका मिसयूज किया गया है, ये अब्यूज किया गया है। तो इस तरह की ये दो या तीन चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस हाउस जुडिशरी कमेटी ड्राफ्ट करेगी और इनको फिर इसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस आउटलाइन करके वो हाउस के हवाले कर देंगे। हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हाउस उस पर वोट करेगा, पूरा हाउस उस पर वोट करता है और हर आर्टिकल के ऊपर अलग से वोट होगा। मसलन अगर एक ब्राइबरी का चार्ज लगाया गया है, एक ट्रीजन का लगाया गया है और एक अथॉरिटी को मिसयूज करने का लगाया गया है, तो हाउस उन तीनों पे अलग अलग वोट करेगा। उसमें जो आर्टिकल्स पे फिर मेजॉरिटी आ जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी, यानी 218 आउट ऑफ 435, तो ये सिंपल मेजॉरिटी अगर ये कहती है कि ये वाकई जो चार्ज लगाया गया है, ये जो आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट है, इसके तहत वाकई प्रेसिडेंट ने ओवर यूज की है या कोई भी वो जो चार्ज लगाया गया उसको वो समझ दिया कि ये ठीक है, तो वो हाउस को जब उसको वोट करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी के जरिए हाउस में एक आर्टिकल के ऊपर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। उसके बाद अब हाउस ने वोट कर दिया, सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पे इम्पीचमेंट हो गई लेकिन रिमूवल नहीं हुआ। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि इम्पीचमेंट हो गई और ये इम्पीचमेंट हो चुकी हुई है। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की हो चुकी है लेकिन उनको रिमूव नहीं किया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप को 2 दफे इम्पीच किया गया हाउस के अंदर लेकिन उनका रिमूवल नहीं हुआ। क्यों नहीं है वो हम आगे देखते हैं कि वो क्यों नहीं होता। इसी तरह एक और प्रेसिडेंट 1860s के अंदर यूएस के थे, उनको भी इसी तरह इम्पीच किया गया था। क्योंकि हाउस के अंदर इम्पीचमेंट होने का मतलब सिंपल मेजॉरिटी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप अगर उसके अंदर भी प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी कह देती है कि इसने ये गलत काम किया है, तो फिर वो उसका रिमूवल होगा और वो जाके होता है सेनेट के अंदर। सेनेट के अंदर एक ट्रायल की एक कैफियत होती है, वहां पे चीफ जस्टिस बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट, वहां पे प्रिजाइड करते हैं इजलास को। और जितने सेनेटर्स होते हैं, सेनेटर्स की तादाद आपको याद होगी, 100 सेनेटर्स ड्यूरी के तौर पे बैठते हैं, यानी वो डेलिब्रेट करते हैं। जज, ये एक अदालत का एक यानी कन्वर्ट आप इसको कह सकते हैं कि जो सेनेट है वो एक अदालत के तौर पे फंक्शन करती है, जिसमें चीफ जस्टिस उसको प्रिजाइड करते हैं और बाकी जितने सेनेटर्स हैं 100 वो आगे ज्यूरी के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे एक ट्रायल होता है, यहाँ पे जज एविडेंस कलेक्ट भी होगा, उस पे कमेटियाँ बैठेंगी, सारा कुछ होगा और सेनेट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के अंदर अगर कह देती है कि वाक़ई ये जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये जो चार्ज प्रेज़िडेंट पे लगाया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर प्रेज़िडेंट को रिमूव भी कर दिया जाएगा। यानी एक पहले इम्पीचमेंट हुई, उसके बाद अगर सेनेट के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी ये कह देती है कि प्रेज़िडेंट वाक़ई गिल्टी हैं, तो फिर उनको रिमूव कर दिया जाएगा। हाउस के अंदर सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकती है, उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और उसके बाद सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अगर एक प्रेसिडेंट ना है अपनी पोस्ट से। ये 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला इसके अंदर हाउस के अंदर मोशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाउस जुडिशरी कमेटी जो आर्टिकल्स ड्राफ्ट करेगी, उसके बाद फिर हाउस के अंदर सिंपल मेजॉरिटी का वोट चाहिए होगा, उसके बाद सेनेट के अंदर ट्रायल होगा। सेनेट के अंदर ट्रायल में अगर 2/3 मेजॉरिटी कह देती है कि प्रेसिडेंट ने वाकई ये जो इसके ऊपर इल्जाम है वो सही है, तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसमें अगेन अगर प्रेसिडेंट को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो उसको ऑफिस से फौरन रिमूव कर दिया जाएगा और सेनेट ये भी कह सकती है कि प्रेसिडेंट आगे इसके बाद कभी भी कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि वो ये बात कहें, लेकिन ये सेनेट का इख्तियार होगा। वो जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, तो उसमें ये बताया जाएगा कि एक तो ये रिमूव किया जा रहा है और फिर उसके बाद दोबारा ये इनको किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का इख्तियार हासिल नहीं है। बी आउटकम क्या हो सकती है? दूसरे आउटकम कि प्रेसिडेंट को एक्विट कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को नॉट गिल्टी करा दिया जाता है। सेनेट कहती है 2/3 मेजॉरिटी नहीं हासिल हो पाती रिमूव करने के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो नॉट गिल्टी करार पाएगा और जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसको कहा जाएगा कि इल्जाम गलत है, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रह सकते हैं और कोई मजीद एक्शन इस पे नहीं लिया जाएगा। यही चीज हुई थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट 2 दफा हुई थी। तो हुआ ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा फिर वो पार्टी लाइंस के ऊपर डिवाइडेड है कांग्रेस यूएस की। हाउस के अंदर डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी थी और रिपब्लिकन्स माइनॉरिटी में थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। हाउस में डेमोक्रेट्स ने जब ये इम्पीचमेंट की तो सिंपल मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स को हासिल थी, उसमें फिर इम्पीचमेंट हो गई। लेकिन जब ट्रायल सेनेट के अंदर पहुंचा तो सेनेट के अंदर मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स के पास थी, तो उन्होंने इस चीज को फौरन रद्द कर दिया। तो ये एक पार्टी लाइंस के ऊपर ये काफी हद तक मुनसर है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं भी होता। इसमें एंड्रयू जॉनसन 1868 के अंदर उनकी इम्पीचमेंट हुई थी और बिल क्लिंटन की 1999 के अंदर इम्पीचमेंट हुई थी और प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं यूएस के जिनकी 2 दफा इम्पीचमेंट हुई है, 2019 के अंदर भी और 2021 के अंदर भी। उनका टर्म एंड होने से थोड़ा अर्सा पहले ही उनकी इम्पीचमेंट दूसरी इम्पीचमेंट हुई थी। इसके अंदर एक एग्जांपल हम वाटर स्कैंडल एंड पे कोर्स के तकरीबन आखिरी जो सेक्शन है उसमें, तो वाटर गेट स्कैंडल के अंदर रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनकी इम्पीचमेंट हाउस के अंदर तो हो चुकी थी, सेनेट के अंदर बात अभी नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री में रिजाइन किया है और उन्होंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि सेनेट के अंदर भी उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा था कि जो आपने काम किया है हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते और उनको नजर आ रहा था कि मेरी सीट खतरे में है, तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। उनको अंदाजा हो गया कि इम्पीचमेंट होगी तो एक बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये पार्टीज जो है वो हमेशा अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें। मॉरली उस वक्त सेनेट ने ये फील किया, उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन्स ने ये फील किया कि ये जो रिचर्ड निक्सन के जो काम है ये बहुत ही ज्यादा इमोरल हैं, यानी इलीगल हैं, तो उन्होंने फिर उनको उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ये कुछ इम्पीचमेंट के हवाले से कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जिनमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि उनकी 2 दफा इम्पीचमेंट हुई। बिल क्लिंटन और रिचर्ड निक्सन का केस थोड़ा सा यूनिक इसलिए है कि उनकी इम्पीचमेंट नहीं हुई लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये हमने जो चीजें पढ़ी हैं ये थोड़ी सी हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लिया था क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे यूएस का इंडिपेंडेंस तो हमने फिर साथ ही ये पढ़ लिया कि यूएस का जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से बना और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है और उनके कुछ खास उसूल या उनके जो रूल्स हैं या उनका लॉ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हवाले से किस तरीके से है। अभी हम जो हिस्ट्री के उसमें हैं
पोर्शन में तो हम 1800 तक अभी पहुंचे थे, यानी 1776 के अंदर यूएस को आज़ादी मिली और उसके बाद फिर 1787 में क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था, तो ये फिर टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए थे। सो अब दोबारा हम वापस उसी ट्रैक पे जाते हैं कि जब स्टार्ट में यानी हुआ जो यूएस को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद किस तरीके से उनके प्रेसिडेंट्स थे। प्रेसिडेंट्स में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कोई खास समझाने वाली ऐसा चीज़ें नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसको आप पढ़ लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएस के जॉर्ज वाशिंगटन, और ये फाउंडिंग फादर्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्हीं का नाम है। चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यही थे शुरू में, यानी सीएनसी शुरू में जो अमेरिकन फोर्सेस थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ब्रिटेन को शिकस्त दी, तो उसमें भी जॉर्ज वाशिंगटन थे। इनके हवाले से एक बहुत प्रोमिनेंट बात यह है कि 2 टर्म्स इन्होंने ली थी और अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। ये ना पहली टर्म में इनके खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ा था और ना ही दूसरी टर्म में इन्होंने इनको किसी का मुकाबले का सामना करना पड़ा था, लेकिन तीसरी टर्म लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था और इन्होंने ये कहा था कि ये अगर मैं तीसरी टर्म लेता हूं तो फिर ये एक बात वही उसी तरफ चली जाएगी जिस चीज़ से हमने आज़ादी हासिल की है। तो पर्सनैलिटी वर्शिप को ये इन्होंने डिस्करेज किया और तीसरी टर्म पे फिर इनको कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें और आपके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, बट ही रिफ्यूज्ड और उन्होंने कहा कि ये मैं एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहता। सो ही डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ 1799 और उसमें फिर जो उन्होंने कहा कि दूसरे प्रेसिडेंट को जॉन एडम्स प्रेसिडेंट उसमें बने। इनका रोल आप पढ़ सकते हैं इसमें। एक शुरू में इन्होंने दोनों तरफ, क्योंकि एक कह सकते हैं आप इनको कि ये दोनों पार्टीज के थे, सो एक इनका एक रोल कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड प्रेसिडेंट जॉन एडम्स के हवाले से कुछ खास हिस्ट्री की चीज़ें नहीं है सच, तो मैंने उनको ऐड नहीं किया इसमें। थर्ड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के हवाले से 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये भी फाउंडिंग फादर्स में से थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने ही लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका बहुत ज़्यादा रोल था और बहुत इनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइटिंग स्किल्स इनको कहा जाता था कि बड़ी एक एलोक्वेंट किस्म के ये राइटर थे। और साथ ही ये कहते थे कि गवर्नमेंट, वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड्रयू जैक्सन वर्सेस थॉमस जेफरसन की जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, तो ये गवर्नमेंट को कहते थे कि छोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ये एंटी फेडरलिस्ट थे और ये कहते थे कि आज़ादी होनी चाहिए, खुद मुख्तारी स्टेट्स के पास होनी चाहिए और एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर इनका बिलीफ था और एजुकेशन के ऊपर भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस भी किया और उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम भी किया। इनकी एक जो मेन लुइसियाना परचेज इनके दौर में हुई थी, बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन था यूएस हिस्ट्री के अंदर। नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी उस दौर में जब थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट बने। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के अंदर काफ़ी, यानी वो एक कब्जे कर रहा था फ्रांस से निकल के, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह और जर्मनी, प्रूशिया वगैरह। सो उन्होंने ख़रीदा लुइसियाना को फ्रांस से। लुइसियाना बेसिकली टेरिटरी थी स्पेन की, लेकिन जब नेपोलियन ने शिकस्त दी स्पेन को तो वो लुइसियाना फ्रांस के पास दोबारा चली गई। तो उसमें फिर थॉमस जेफरसन ने उस टेरिटरी को ख़रीदा और इस एक टेरिटरी से यूएस की जो रकबा था वो डबल से भी कुछ ज़्यादा हो गया और उस एक टेरिटरी में से तकरीबन 13 के करीब स्टेट्स थी जो नई बनी। सो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूएस हिस्ट्री था लुइसियाना परचेज का। इसको आपने याद रखना है कि 1803 के अंदर ये परचेज हुआ था और इसमें वेस्टवर्ड एक्सपेंशन फिर काफ़ी ज़्यादा मौके मिले यूएस को। फिर उसके बाद जेम्स मैडिसन है, ये भी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फाउंडिंग फादर्स में से हैं। इनका ज़्यादा जो एक्सपर्टीज थी वो फाइनेंस के हवाले से थी और जो इनका एक रोल था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और बैंकिंग के हवाले से, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से और इकोनॉमी को रेगुलेट करने के हवाले से, सेंट्रलाइज करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनका रोल था। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं प्रेसिडेंट जेम्स मनरो और 1817 तक ये जेम्स मैडिसन प्रेसिडेंट रहे। इनके दौर में यूएस के साथ यूके के साथ वॉर हुई यूएस की
1812 के अंदर, और इन ये काफ़ी एक यानी यूएस को काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ यूएस का इस वॉर के अंदर, और यूके ने एक अपना दोबारा असर्ट किया कि हम हमारी जो पावर है उसको आप चैलेंज करने की कोशिश ना करें। और वॉशिंगटन में उन्होंने जो अटैक किया यूके की फोर्सेस ने, और व्हाइट हाउस को उन्होंने जला दिया, और काफ़ी ज़्यादा ये यानी यूएस के लिए एक एम्बैरेसमेंट की वॉर साबित हुई। अब चीज़ें थोड़ी-सी जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हैं, उसमें आपके लिए मोनरो डॉक्ट्रिन को समझना काफ़ी ज़रूरी भी है, इसको आपने याद भी करना है, और इसको आपने दूसरी जो आगे इवेंट्स आएँगे, इवन करंट सिचुएशन के अंदर भी आपने इसको कोशिश करनी है कि लिंक करना आपको आ सके। यूएस हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिसमें मोनरो डॉक्ट्रिन को बार-बार एक तरह से इन्वोक किया गया है, बार-बार उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। सो इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था 1823 के अंदर, जब यूएस का एक एक्सटेंशन हो चुकी थी, काफ़ी हद तक एक्सपेंशन हो रही थी, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही थी। तो उस वक़्त के आर्मी में जनरल एंड्रयू जैक्सन थे, जो कि बाद में प्रेज़िडेंट भी बने। उन्होंने फ्लोरिडा के अंदर स्पेनिश फोर्सेस को रिपेल किया और फ्लोरिडा को टेरिटरी के तौर पे यूएस के अंदर शामिल किया, और उसके बाद फिर और साथ में यूके के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें थे, इंटरेस्ट थे कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, उसके अंदर स्पेन, फ्रांस और बाकी जो डच, नीदरलैंड वगैरह हैं, इनका इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। सो ये मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 के अंदर आई, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने ये दी थी, और इसमें ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जॉर्ज कैनिंग का ये बेसिकली आइडिया था, जिसको फिर प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया। इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? बेसिक सबसे मेन इसका थीम तो ये था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो यूएस ने डिक्लेयर किया है कि ये अब हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, और इसके अंदर इंटरफेरेंस को हम कबूल नहीं करेंगे यूरोपियन पावर्स की तरफ से। दूसरी चीज़ उन्होंने साथ ही कही कि हम कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जो यूरोपियन अफेयर्स के अंदर है। यानी ये एक रेसिप्रोसिटी की कैफियत है कि ना तो यूरोपियन पावर्स हमारे इस हेमिस्फीयर के अंदर इंटरफेयर करेंगी, और ना ही हम इंटरफेयर करेंगे यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके अफेयर्स के अंदर। दूसरी चीज़ नॉन कॉलोनाइजेशन के बारे में बात की गई कि अब से कोई भी यूरोपियन पावर कॉलोनाइज नहीं करेगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, चाहे वो साउथ अमेरिका हो या वो नॉर्थ अमेरिका हो। उसके अंदर यूएस ने ये डिक्लेयर किया कि अब कोई भी अगर अटेम्प्ट किया जाता है कॉलोनाइजेशन, फर्दर कॉलोनाइजेशन का, तो उसको फिर रोका जाएगा, और इसको एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन समझा जाएगा अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात की कि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस, स्पेन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो एक लिबर्टी का आइडिया और एक फ्रीडम का आइडिया जो यूएस का था, तो उन्होंने कहा कि अब इसको हम चाहते हैं कि ये आइडिया हम बाकी मुल्कों के अंदर भी इसको एक तरह से एक्सपोर्ट करें, और जो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी अगर किसी नेशन को डर है किसी यूरोपियन नेशन का, तो वो यूएस की असिस्टेंस ले सकते हैं, और यूएस उनको असिस्ट करेगा। बेसिकली इसमें सिर्फ यूएस ने असिस्ट नहीं करना था, अगेन क्योंकि इसमें यूके का भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये एक तरह से दोनों पावर्स की मिली हुई बात थी कि अब जो है वो बाकी पावर्स एक अलायंस कह लें, अलायंस तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन एक कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई यूएस और यूके के दरमियान में कि अब हम यहाँ पे बाकी पावर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। अब ये इस डॉक्ट्रिन तो ये दे दी गई थी 1823 के अंदर, लेकिन ये लिमिटेड डॉक्ट्रिन थी। इस बारे में ये आपको समझना चाहिए कि ये उस वक्त 1823 के अंदर बहुत ही लिमिटेड डॉक्ट्रिन थी। बाद में ये जब जैसे जैसे यूएस स्ट्रांग होता गया, तो इस डॉक्ट्रिन को एक तरह से बार बार इन्वोक किया गया, और इसको अप्लाई करने के लिए जब यूएस के पास पावर थी तो उन्होंने इसको अप्लाई भी किया, इस हद तक कि 1898 के अंदर यूएस और स्पेन की जब वॉर हुई आपस में, तो फिर स्पेन को मुकम्मल तौर पे बेदखल कर दिया गया उस पूरे हेमिस्फीयर से, और यूएस ने पूरे का पूरे पे अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे असर्ट किया। बट एट द पॉइंट इन 1823 यूएस हैड लिमिटेड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू इन्फोर्स दिस डॉक्ट्रिन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो एक इसकी इन्फोर्समेंट आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे यूरोपियन पावर्स फिर भी मौजूद रही थी, और काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इनका मौजूद रहा था। लेकिन ये एक जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ी, तो ये इसको एक सिंबल के तौर पे लिए जाने लगा, इस हद तक कि 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जिसके अंदर
क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब करने का एक मंसूबा बनाया, जिसको यूएस के जो सैटेलाइट्स इमेजरी थी उसके बीच में पता चल गया। तो यूएस वाज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रिवेंट यूएसएसआर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। यूएस ने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर भी अगर होती है, और ये बड़ी क्लियर इस पे उन्होंने एक जो उनका पोस्चर था बड़ा क्लियर था कि अगर हमें न्यूक्लियर वॉर भी करनी पड़ी तो भी हम उस हद तक भी जाएंगे अगर यूएसएसआर यहाँ पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब करता है। सो एक यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर यूएस हमेशा से ये कहता है कि ये हमारा बैकयार्ड है या ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे हम किसी को भी नहीं आने देंगे। अब एंड्रू जैक्सन उसके बाद आते हैं जो प्रेसिडेंट बने। इसमें इनका जो अगेन ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं ये पढ़ाता, आप इसको पढ़ लेंगे। हाँ, 2-3 चीज़ें बल्कि इसमें हैं जो आपको बताने वाली है। एक इसके अंदर ये चीज़ है कि स्पॉइल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। स्पॉइल सिस्टम हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी यूएस का जब प्रेसिडेंट बनता है तो उसको ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी की कैबिनेट बना सकता है। तो एंड्रू जैक्सन वो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूटिव को पावर इन्होंने ज़्यादा दी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट थे, पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट भी थे। लोगों के हवाले से ये कहते थे कि कॉमन मैन को ज़्यादा इख्तियार होना चाहिए। इन्होंने जो वोट का हक है काफ़ी ज़्यादा इसको यानी बढ़ाया और सफरेज जो थी उसको एक्सपेंड किया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास इतने इख्तियार नहीं होना चाहिए जितने इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास होना चाहिए। इन्होंने बाईपास किया बहुत सारे इश्यूज के अंदर कांग्रेस को, और इन्होंने ये स्पॉइल सिस्टम को कहा कि जो मेरे मर्जी के लोग होंगे, इनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे इन्होंने उनको भी नवाजा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक अनएथिकल चीज उस वक्त समझी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये एक ट्रेंड सेट हो गया कि प्रेसिडेंट जो मर्जी अपनी टीम बनाना चाहे, चाहे वो अपने भाई को बनाना चाहे, अपने बेटे को बनाना चाहे, चाहे वो अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को बनाना चाहिए, उसका इख्तियार है। उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस के अंदर खुद ही हो जाएगी। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो लोगों के पास क्योंकि इख्तियार है उसको 4 साल बाद ऑइस्ट करने का, उसको वोट के जरिए से हटाने का, तो फिर इस चीज़ को एक मान लिया गया कि ठीक है ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से अपनी काबीना या अपनी टीम सिलेक्ट कर सकता है। इनके दौर में किचन कैबिनेट का एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कई दफ़ा यूज़ किया जाता है। तो ये किचन कैबिनेट यानी चंद इनके एडवाइजर्स थे जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे, तो उनसे ये मशवरे लेते रहते थे, बाकियों को इतना ज़्यादा ये अहमियत नहीं देते थे। इनमें जो आगे हम ये पढ़ते हैं कि इनका क्या फ़र्क था प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन वर्सेस प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन। जेफरसोनियन डेमोक्रेसी वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है पेपर के अंदर। 2022 के अंदर भी ये पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपने थोड़ा डिटेल में करना है। इसमें काफ़ी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसके अलावा भी अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो आप उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। अब ये दोनों डेमोक्रेसीज हैं, यूएस का पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें इलेक्शंस होते हैं, इसमें पीपल हैव द पावर टू रिमूव अ प्रेसिडेंट, टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट। सो ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके ऊपर ये चलता है। लेकिन इसके अंदर भी फिर एक प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट के दरमियान में ये फ़र्क हमें नज़र आता है। थॉमस जेफरसन, मैंने आपको बताया कि ये एक एंटी फेडरलिस्ट है। ये कहते थे कि गवर्नमेंट वो होती है, द बेस्ट गवर्नमेंट इज़ द वन दैट गवर्न्स द लीस्ट, ये उनकी कोटेशन है। सो एक तो पहला इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये डिस्टिंक्ट एराज के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। थॉमस जेफरसन बिल्कुल स्टार्ट में आ गए थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे, एक नेसेंट नेशन थी, बिल्कुल एक डेवलप हो रहे थे चीज़ें। सो उस वक्त की उनकी एक पॉलिसी थी, और उस वक्त जो वोट का हक था वो भी सिर्फ वाइट लैंड ओनर्स के पास था। बहुत कम लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थे। तो इनका एक स्टार्ट यानी 1803 के बाद 1809 तक इनके 2 टेन्योर्स थे, 1801 से 1809 तक, और उस टाइम पे ये इनका एक एरा था। और जैक्सन का जो एरा था प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन का, वो 1820s के अंदर इमर्ज किया, क्योंकि 1820s के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक पावर आनी शुरू हो गई थी। और इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर फिर डेमोक्रेटिक पार्टी वजूद में आई। इससे पहले विग्स पार्टी हुआ करती थी, जो कि फिर जब स्लेवरी का इशू हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर 2 पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 2 बड़ी पार्टीज के तौर पे सामने आई। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो डेवलप होने शुरू हुई वो एंड्रयू जैक्सन के दौर में स्टार्ट हुई थी। अब इनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से जो इन दोनों के कंट्रास्टिंग व्यूज थे, प्रेसिडेंट जेफरसन ये जेफरसोनियन डेमोक्रेसी के अंदर
लिमिटेड डेमोक्रेसी थी। वो कहते थे कि सबको इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो वोट डालें, और सिर्फ उन लोगों को इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो एजुकेटेड हों और एनलाइटेंड हों, यानी एजुकेटेड और एनलाइटेंड के वो पढ़े लिखे भी हों और उनके अंदर एक खास सलाहियत हो, वो एक रैशनल डिसीजन मेकर्स के तौर पे और ख़ास तौर पे वो उनका फोकस एलीट के ऊपर था, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे वो एलीट से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पास ज़मीनें थी, जिनके पास अच्छी इकॉनमी यानी अच्छी फाइनेंस उनके पास थी। तो वो प्रेसिडेंट जेफरसन ये समझते थे कि लिमिटेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। कॉमन मैन के पास वो ये समझते थे कि इतनी दिमागी सलाहियत आप कह लें या उसके अंदर ये समझ बूझ नहीं है कि वो इतने अहम जो डिसीजंस हैं उसका हिस्सा बन सके, और वो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी यानी लोगों को ये वो ज़रूर बिलीव करते थे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के बाद ही फिर ऐसे लोग होने चाहिए जो वोट दे सकें। सो लिमिटेड डेमोक्रेसी, लेकिन जो जैक्सन थे, प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी उसके उल्ट थी। वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हर बंदे के पास होनी चाहिए। पीपल्स प्रेसिडेंट उनको कहा जाता था कि आम बंदे के पास वोटिंग का हक होना चाहिए। ये एक आर्बिट्रेरी फिनोमेना उसको वो ये समझते थे कि एलीट को आपने हक दे दिया तो कौन ये डिसाइड करेगा कि ये बंदा एक एनलाइटेंड पर्सन है और ये बंदा एनलाइटेंड पर्सन नहीं है। सो वो ये बिलीव करते थे कि ना तो एजुकेशन की कोई ज़रूरत है, ना ही आपके पास लैंड की ज़रूरत है, ना ही किसी और सलाहियत की ज़रूरत है। ये आप याद रखें कि यहाँ तक जो वोट करने का ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक है वो सिर्फ वाइट मेल के पास है। प्रेसिडेंट जैक्सन के ज़माने में भी ब्लैक्स के पास, चाहे वो गुलाम हो चाहे आज़ाद हो, उनके पास ये हक नहीं था, और उसके बाद औरतों के पास भी ये हक मौजूद नहीं था, और इंडियंस तो खैर सिटीजन शामिल, उनको तो सिटीजन समझा ही नहीं जाता था। सो बहरहाल जैक्सन ये ज़रूर समझते थे कि आम आदमी को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए और आम आदमियों को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स भी बनाया जाना चाहिए। यानी उनकी जब कैबिनेट बनी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि बंदा एजुकेटेड है या नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये मेरा सपोर्टर है, और साथ ही उन्होंने देखा कि ये इस काबिल है या नहीं है। यानी उनके अपना ज़ाहिर एक डिसीजन मेकिंग का ज़हन होगा। तो वो कहते थे कि एगैलिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, एक बराबरी की एक होनी चाहिए, तमाम लोगों को इसके अंदर हक होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर याद रखें दोनों चीज़ें होंगी, एक तो वोट देने का हक भी और दूसरा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का हक भी। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी थोड़ी बहुत दूसरों की दोनों की डिफरेंट थी, बल्कि काफ़ी हद तक डिफरेंट थी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जेफरसन थे वो खुद भी एक ज़मींदार थे, एग्रेरियन इकोनॉमी पे बिलीव करते थे, और वो कहते थे कि इकोनॉमी को सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए और एग्रेरियन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए। और वो कहते थे कि एग्रेरियन इकोनॉमी इस तरीके से हो कि जो जो लोग हैं, जो जो लैंड ओनर्स हैं, वो काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हों, यानी उनके पास अपनी रिसोर्सेज भी हों, उनको रिसोर्सेज मैनेज करने का इख्तियार भी हो, और गवर्नमेंट कम से कम उनके उन मामलात में इंटरफेयर करे। लेकिन जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो कहते थे कि इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको बनानी चाहिए जो कॉमन मैन के हक में हो, इस तरह से नहीं जो सिर्फ और सिर्फ एलीट को फ़ायदा दें। तो उन्होंने साथ ही वो बैंक के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। वो कहते थे ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये पूरे का पूरा ये एलीट का एक टूल है जिसको वो समझते हैं। जी, इंडियंस मीन्स द ओरिजिनल पीपल्स ऑफ नेटिव अमेरिका। यस, उनको रेड इंडियंस कहा जाता था और उस वक्त इंडियन ही बोला जाता था उनको। इंडियन एक्ट भी आया था, इंडियन रिमूवल एक्ट उस वक्त। सो इंडियन की जो टर्म है बेसिकली ये कोलंबस के ज़माने से आती है, क्योंकि कोलंबस को लगा था कि वो इंडिया पहुंच गया है तो उन्होंने इंडियन कहना शुरू कर दिया, अदरवाइज उनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। इंडियन इस वक्त अगर आप टर्म यूज़ करते हैं तो थोड़ी उसको एक यानी अग्रेसिव कह लें या उसको ऑफेंसिव टर्म के तौर पे लिया जाता है। सो नेटिव अमेरिकन या एबोरिजिनल अमेरिकन इज पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज, बट क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इस वक्त हम उसको इंडियन देख सकते हैं। इनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, बट ये ऑफेंसिव टर्म्स है। सो जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे उनका बैंकिंग के हवाले से वो कहते थे कि ये तो टूल है एलीट का, और उन्होंने बैंक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। टैक्सेशन के मामला पे उन्होंने कहा कि ये जो है वो ये जो एलीट कैप्चर एक तरह से आजकल की एक बस वर्ड बना हुआ है एलीट कैप्चर, तो उन्होंने ये कहा कि एलीट्स के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कॉमन पीपल के इंटरेस्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की इसी तरीके से बनाई जाएँ जो कि आम लोगों के हवाले से हों, ना कि वो एलीट्स के हवाले से हों।
उसके बाद जब पावर की बात आती है कि फेडरेशन के पास कितनी पावर होनी चाहिए या स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, तो जेफरसन का मैंने आपको बता दिया कि वो तो बिल्कुल ये समझते थे कि जो पावर है वो आम लोगों के यानी लोगों के पास होनी चाहिए, आम नहीं बट लोगों के पास होनी चाहिए, सिटीजन्स के पास होनी चाहिए और स्टेट्स के पास होनी चाहिए। वो फेडरलिस्ट नहीं थे, वो एंटी फेडरलिस्ट थे। वो कहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल थोड़ी सी पावर होनी चाहिए और बड़ी स्ट्रिक्ट वो पावर यानी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बिलीव करते थे। वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी थोड़ी सी पावर बड़ी स्ट्रिक्टली मेंशन कर दी गई है, बस वही पावर फेडरेशन को लेनी चाहिए, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी सूरत उनको फेडरल गवर्नमेंट को अपनी पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि जो चीज़ें आउटलाइन कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी के दायरे के अख्तियार में रह के फेडरल गवर्नमेंट को अपने पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। यानी ये लिमिटेड गवर्नमेंट के हक में थे। ये कहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल कम से कम इख्तियारात होने चाहिए और स्टेट्स के पास ज़्यादा इख्तियार होने चाहिए और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होने चाहिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो कहते थे कि स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसे ये जो वीक गवर्नमेंट है इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव। मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मामला भी थे जिसमें कांग्रेस को यानी बाईपास किया कांग्रेस को, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को नहीं समझते। सो कांग्रेस और एंड्रयू जैक्सन के दरमियान में काफ़ी फ्रिक्शन रही। उसकी वजह यही थी कि ये कहते थे कि जो फेडरल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग वो समझते थे कि एग्जेक्टिव के ज़रिए ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंसी के ऑफिस को स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें की जिसमें फेडरेशन ने इस तरह के काम किए जिसमें स्टेट्स को उन्होंने एक अब स्टेट का मुझे नाम शायद अलास्का था, अलास्का तो नहीं थी, अलास्का बाद में ऐड हुई थी, शायद नब्रास्का था, नब्रास्का की स्टेट थी शायद, आगे शायद वो लिखा भी हो मैंने। सो वो उस स्टेट ने टैक्सेशन के मामलात में, एक्साइज के मामलात में अपनी मर्जी करने की कोशिश की, तो एंड्रयू जैक्सन ने उनको थ्रेट किया कि वी विल इन्वेड द स्टेट, कि हम आपकी स्टेट को किसी सूरत भी अपनी मर्जी नहीं करने देंगे। सो वो एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव के अंदर उनका बिलीफ था। सो एक कंट्रास्टिंग व्यू आपको यहाँ पे नजर आता है जेफरसोनियन और जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के अंदर। फिर इंडियन पॉलिसी के हवाले से अगेन इंडियन उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको यूज करेंगे। एडवोकेटेड फॉर एसिमिलेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन, यानी कुछ आप यहाँ पे जेफरसन का जो रवैया है इंडियंस के की तरफ वो थोड़ा सा लीनियंट आपको नजर आएगा, और वो ये समझते थे कि अगेन एसिमिलेशन की वो बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि वो जिस तरह से हैं उनको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। एसिमिलेशन कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है, और एसिमिलेशन का मतलब यह है कि आप उनके कल्चर को ख़त्म करके अपना कल्चर उनको दे रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें लेकिन अपना कल्चर चेंज कर लें। तो एसिमिलेशन को, कल्चरल एसिमिलेशन को एक मेल्टिंग पॉट की यूज़ की जाती है एक टर्म। तो इनका भी रवैया अगर आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं जेफरसन और जैक्सन जो व्यू है, तो प्रेसिडेंट जेफरसन थोड़े से लीनियर थे टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन और ये कहते थे कि इनके साथ को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल एंड दे शुड बी एसिमिलेटेड इनटू आवर कल्चर। जबकि जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो तो बहुत ज़्यादा एक उनका रेसिस्ट और इंतहाई स्ट्रॉन्ग इस बारे में रवैया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को रिमूव किया, उनको बहुत ज़्यादा रिलोकेशंस की, बहुत ज़्यादा कत्लेआम भी किया गया, ज़मीनें खाली करवाई गई। और कहा जाता है कि ट्रेल ऑफ टीयर्स का एक टर्म यूज़ की जाती है कि उनके दौर में इतनी ज़्यादा यानी उनको चेज़ किया गया कि उनको अपनी जो लैंड्स हैं वहाँ से बेदखल किया जाए। और इंडियन रिमूवल एक्ट भी उन्होंने साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि इनको जितना हो सकता है इनसे ज़मीनें खाली करवाई जाएँ। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आता है कि प्रेसिडेंट जैक्सन ने काफ़ी एक्टिवली परसू किया एंटी इंडियन या एंटी नेटिव अमेरिकन पॉलिसीज़ को। फिर वोटिंग राइट्स के हवाले से हमने पहले ही पढ़ लिया कि लिमिटेड सफरेज जेफरसन बिलीव करते थे और वो कहते थे कि सिर्फ प्रॉपर्टी जो ओन करने वाले लोग हैं उनको इख्तियार होना चाहिए कि वो वोट दे सकें। जबकि जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल वाइट मेल सफरेज होनी चाहिए, यूनिवर्सल वाइट मेल सफरेज। मैंने आपको बताया कि सिर्फ वाइट मेल यहाँ तक इवन जैक्सन के ज़माने में भी वोट दे सकते थे, ब्लैक वोट नहीं दे सकते थे, औरतें वोट नहीं दे सकती थी।
सो यूनिवर्सल तो वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सल तो तब होता है जब इसमें हर इंसान वोट दे सकता। बट अगेन उन्होंने प्रॉपर्टी की जो क्वालिफिकेशन है उसको उन्होंने हटा दिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली सब लोगों को ये इख्तियार होना चाहिए, वाइट मेल लोगों को, कि वो वोट भी दे सकें और ऑफिस भी होल्ड कर सकें। अब जो एक पार्टी के ऊपर ये इसका किस तरीके से असर पड़ा, तो जो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी थी उसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी उस वक्त वजूद में आई थी। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी है ये डिफरेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी से भी और रिपब्लिकन पार्टी से भी। ये बाद में कन्वर्ट हुई थी रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, बट अगेन ये दोनों उस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की एक इमरजेंस थी उस वक्त, क्योंकि एक पार्टी पॉलिटिक्स बहुत एक इनिशियल लेवल पे थी। बाद में वो एवोल्यूशन हुई, तो जैसे जैसे नजरियात आगे एक्सपेंड हुए फिर ये दो पार्टीज आपस में अलग हुई, और फिर अभी इस वक्त जो टू पार्टी सिस्टम है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त मौजूद है, इनमें भी फिर आप काफ़ी ज़्यादा इनके जो नज़रियात है उसमें इवन इस तरह से भी चीज़ें हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक टाइम पे स्लेवरी को सपोर्ट करती थी, लेकिन आजकल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसका फोकस है बहरहाल। और जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म हुई। अब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलग हो गई और डेमोक्रेटिक पार्टी एक उस वक्त एंड्रू जैक्सन की जो पॉलिसीज थी उसमें, क्योंकि एक यूनिवर्सल उन्होंने वाइट मेल सफरेज का जो बुनियाद रखी, तो एक पार्टी एक्सपैंड की, तो उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब बढ़ी तो फिर वो एक पार्टी स्ट्रक्चर इमर्ज किया। तो इसको आप इसका क्रेडिट भी आप काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन को दे सकते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से जो वो एक उनका माइंडसेट था, वो जेफरसन मैंने आपको बताया कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी में बिलीव करते थे, खुद भी एग्रेरियन थे, तो उनका इंटरेस्ट जो था वो एक ख़ास तबके की तरफ, एक ख़ास इलीट की तरफ था और जो एजुकेटेड लोग थे उनकी तरफ था। जबकि जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो कॉमन जो आम लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, कॉमन फार्मर्स, सारे ये नहीं कि उन्होंने को एक्सक्लूड करने की कोशिश की एग्रेरियन इकोनॉमी की, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा कॉमन लोगों पे था, कम ज़मीन रखने वाले लोग, लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए। तो एक आपको यहाँ पे एक्सपेंशन नज़र आती है सोशियो पॉलिटिकल जो एक फैक्टर्स हैं उसके अंदर, उनकी पॉलिसीज़ भी इसी हवाले से थी। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो प्रेसिडेंट जेफरसन थे वो ये समझते थे कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, किसी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी पे वो बिलीव करते थे। लेकिन जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो कहते थे कि हमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। इसमें जो मनरो डॉक्ट्रिन का भी मैंने आपको हवाला दिया था, तो प्रेसिडेंट जैक्सन उस वक्त जनरल थे, तो उन्होंने यानी फ्लोरिडा को टेरिटरी के तौर पे शामिल किया अमेरिका के अंदर, और वो चाहते थे और समझते थे कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर बढ़ना चाहिए और यूरोपियन पावर्स को हमें काफ़ी हद तक कंटेन करना चाहिए और अपनी एक जो है वो एक कह लें कि असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ हमें जाना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशनल फिलॉसफी की बात है, तो उसमें अब तक आपको समझ आई गई होगी कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था प्रेसिडेंट जेफरसन का एजुकेशन के ऊपर, और ख़ास तौर पे वो एलीट को बहुत ज़्यादा समझते थे कि ख़ास तबका ऐसा होना चाहिए जो एक ख़ास लेवल की एजुकेशन जिनके पास हो और वही लीड करें। लेकिन जो प्रेसिडेंट जैक्सन थे वो कहते थे कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए, और जो भी यानी लोग हैं उनको सबके पास एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। हाँ, ये है कि विमेन के हवाले से या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे वो इतने ज़्यादा उनके उसमें नहीं थे, फोकस में नहीं थे, या उनको वो इतना ज़्यादा नहीं अहमियत देते थे। अब यहाँ पे दो प्रेसिडेंट्स का आपने कंपैरिजन देख लिया, हमने प्रेसिडेंट्स को थोड़ा ब्रीफली देख लिया, और अब जो नेक्स्ट हमारा एक वो टॉपिक है वो आता है एक्सपेंशन के हवाले से कि किस तरह से स्टेट्स एक्सपेंड हुई। इसका भी एक क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका हुआ है कि कुछ इस तरह से था कि द एक्सपेंशन या शायद द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज अ स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन एंड वॉर्स, इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो ये जो एक्सपेंशन हुई पहले ओरिजिनल 13 स्टेट्स और उसके बाद फिर 50 स्टेट्स तक, इस एक्सपेंशन को भी आपने थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें किस तरीके से स्टेट्स ऐड हुई और किस तरीके से टेरिटरीज को एक्वायर किया गया। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी भी की गई जो कि
कोई बहुत ज़्यादा एथिकल आपको नहीं कहेंगे, मोरालिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं की गई। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ? जेम्स टाउन से स्टार्ट हुआ। जब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने हिस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जेम्स टाउन की पढ़ाई, फिर मैसाचुसेट्स बे वगैरह ये मैंने आपको पढ़ाई, तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप आगे 13 से आगे फिर आप लेके चलेंगे इसको। सो ये पहला जो पेज है ये हम पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें जो न्यूयॉर्क है वो डच कॉलोनी थी, इसमें नेदरलैंड्स के लोग थे, इन्होंने आबाद किया था, न्यू नेदरलैंड इसका नाम भी था। और ड्यूक ऑफ यॉर्क ने इसको फतह किया इंग्लैंड के लिए, और फिर उसके बाद इसका नाम न्यू नेदरलैंड से न्यूयॉर्क पड़ गया। न्यू जर्सी 1664 में इन्हीं के कुछ थे एसोसिएट्स थे जिन्होंने इसको आबाद किया। फिर पेंसिल्वेनिया हमने पढ़ा था, विलियम पेन जो है वो उन्होंने आबाद किया था, जो कि क्वैकर थे। और डेलावेयर 1776 के अंदर इसको यानी डेलावेयर को स्टेट हुड जो है वो 1776 के अंदर मिला। इसमें शुरू में सेटलमेंट जो हुई थी वो स्वीडन की तरफ से थी। लेकिन इस पे भी डूक ऑफ यॉर्क ने कब्जा किया था। अब 13 तो हमने देख ली डेलावेयर जो है, उसके बाद फिर जो 14th स्टेट थी वो थी वर्मोंट की। वर्मोंट की स्टेट किस तरह से वजूद में आई थी? ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर और मैसाचुसेट्स, ये तीनों बॉर्डरिंग स्टेट्स थी जिनका आपस में कुछ डिस्प्यूट था, कुछ टेरिटरी वेस्टवर्ड इस तरह की मौजूद थी जिसको स्टेट हुड का दर्जा नहीं दिया गया तभी। तो न्यूयॉर्क ये कहती थी स्टेट की ये हमारी स्टेट है, हमारा हिस्सा है। और जो न्यू हैम्पशायर उस पर क्लेम करती थी, मैसाचुसेट्स का अपना क्लेम था। सो इन तीनों स्टेट्स का फिर आपस में डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन का नतीजा ये निकला कि 1791 के अंदर वर्मोंट को 14th स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और तीनों स्टेट्स ने ये टेरिटरी जो है वो लेट गो की, और फिर एक नई स्टेट 14th स्टेट वर्मोंट वजूद में आई। उसके बाद लुजियाना परचेज 1803 के अंदर, ये बहुत सिग्निफिकेंट था। 13 स्टेट्स इसमें से आई थी, जो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। आपको नाम याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ना ही ये 13 स्टेट्स आपको याद हो सकती हैं, बस आपने पढ़ लेना है। जब मैप आप देख रहे हो तो कोशिश करें कि स्टेट्स को वहाँ पे मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर, तो ये मिसिसिपी, ये थोड़ा सा आपने खुद वर्किंग इस पे करनी है कि आपने यूएस के मैप के ऊपर स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है, तो आपको एक जनरली आइडिया हो जाएगा कि यूएस की टेरिटरी किस तरीके से है। फिर थोड़ा सा आप उसमें ये देख लें कि वेस्ट का किस तरीके से कल्चर किस तरह से है। थोड़ी सी उस पर आप यूट्यूब की वीडियोस अगर आप देख सकें, जस्ट फॉर योर ऑन नॉलेज, कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट की समझ आती है। अदरवाइज कोर्स का तो ऐसा हिस्सा नहीं है। सो लुजियाना परचेज जो थी ये $15 मिलियन में खरीदी गई थी, और 4 सेंट्स एन एकड़ उस वक्त की जो ये खरीद थी। तो इतनी यानी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड थी यूएस के लिए। और अगर आज उसकी अहमियत देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट्स ऑफ एनी प्रेसिडेंट इन द यूएस हिस्ट्री। उसके बाद फ्लोरिडा जो है वो स्पेन से ली गई थी 1819 के अंदर। मैंने आपको बताया कि उसके बाद फिर मनरो डॉक्ट्रिन आई थी, प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने यहाँ पे स्पेन के जो खिलाफ जंग लड़ी और उनको वहाँ से बेदखल किया, तो स्पेन ने फिर इनको सीड की, और इसको कहा जाता है द सनशाइन स्टेट्स। फ्लोरिडा अगेन आप मैप में देखेंगे तो फ्लोरिडा यूएस के मैप के बिल्कुल एक नीचे की तरफ बनती है, और उससे बिल्कुल करीब आगे क्यूबा आ जाता है। तो मियामी का अगर आपने सुना हो, मियामी बीच फ्लोरिडा के अंदर है, और मियामी से क्यूबा और जो सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं वहाँ पे कोकेन और इस तरह की जो ड्रग की ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मियामी को एक ख़ास ही उसका एक कल्चर है, आप थोड़ा सा उसको देखेंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बन चुकी हैं, ड्रामे भी उस पर काफ़ी ज़्यादा यूएस में बन चुके हैं। सो फ्लोरिडा द सनशाइन स्टेट वाज सीडेड बाय स्पेन, और ये 1845 में फिर इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद टेक्सास की एनेक्सेशन भी इसी तरह से की गई थी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ्लोरिडा भी किस तरह से उसको सीड किया गया। एक लुइसियाना परचेज किस तरह से की गई, वो यहाँ पे फ्रांस उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था तो उनसे ख़रीद के ये काम कर लिया गया। उसके बाद फ्लोरिडा, स्पेन वहाँ पे वीक नज़र आया तो उनको वहाँ पे प्रेशर डाल के वहाँ से उनसे ये टेरिटरी ले ली गई। उसके बाद टेक्सास की जो एनेक्सेशन थी वो की गई मैक्सिको को प्रेशर डाल के। मैक्सिको के साथ वॉर हुई यूएस की 1835 के अंदर,
टेक्सास ने जो है वो ऐलान कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस का। ये टेरिटरी उससे पहले मैक्सिको के पास थी और 1845 के अंदर इसको भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। यानी टेक्सास जो थी वो आप उसको मैप पे देखेंगे तो ये मैक्सिको के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है और ये उसके प्रॉपर टेरिटरी थी मैक्सिको की। लेकिन इसमें ये किया गया कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस की गई, जो ये 13-14 स्टेट्स थी और फिर लुइसियाना की भी, क्योंकि उस वक्त टेरिटरी जो है उसमें से भी स्टेट्स बन चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया टेक्सास के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आबादी अपनी एक बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं थी। डेजर्ट काफ़ी बड़ा है टेक्सास के अंदर। तो जब ज़्यादा आबादी हो गई तो फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया और टेक्सास ने खुद से ही ऐलान कर दिया। वहाँ पे ज़ाहिर है जब आप इतनी आबादी आपकी हो गई थी तो इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक हो गया था। इसको कहा जाता है द लोन स्टार रिपब्लिक। ये स्टेट्स के नाम हैं जो कुछ मशहूर हैं ज़्यादा। द सनशाइन स्टेट है, द लोन स्टार रिपब्लिक है, बाकी को इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है। अगर आपको कुछ मिलते हैं तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ओरेगॉन यूएस और ब्रिटेन के दरमियान में ये एक इशू था जिसका यूएस और कनाडा के दरमियान में ओरेगॉन की जो कुछ टेरिटरी थी उसको यानी किया गया, सेटल किया गया। ये बिल्कुल आपको जो है ना नज़र आती है पैसिफिक ओशन की तरफ है, बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे जब आप जाते हैं तो यूएस की जो उल्टी साइड है यहाँ पे वाशिंगटन भी एक स्टेट है। उसमें वाशिंगटन डीसी मैंने आपको बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिसके अंदर वाशिंगटन जो कैपिटल है, और वाशिंगटन एक यूएस की एक स्टेट भी है जो ओरेगॉन टेरिटरी के अंदर मौजूद है। ओरेगॉन टेरिटरी के अंदर इडाहो, वाशिंगटन और मोंटाना, वियोमिंग, ये 4 या 5 स्टेट्स थी जिनकी टेरिटरी आती थी। ये जो सेटलमेंट थी ये यूके के साथ की गई थी। उसके बाद इसके अंदर अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मैनिफेस्ट डेस्टिनी का। इसको भी आपने बीच में शामिल करना है कि ये जो एक्सपेंशन की स्टोरी है ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप मैनिफेस्ट डेस्टिनी को नहीं समझ लेते। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का एक कॉन्सेप्ट था जो जिसके अंदर ये एक तासुर था, ये एक फिलॉसफी थी कि हमारा हक है 13 स्टेट से एक साइड से ओशन से दूसरी साइड के ओशन तक हमने एक्सपेंड करना है। यानी ये सेटलर्स का ये एक तरह से ये किसी हद तक रिलीजियस बिलीफ भी उनका था और काफ़ी हद तक उनका एक यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी उनका ये एक बिलीफ था कि हमने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है और एक साइड ओशन जो कि अटलांटिक ओशन है उस तरफ से हमने एक्सपेंड करके पैसिफिक ओशन तक हमने एक्सपेंड करना है। और इसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैक्सिकन सेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टेक्सास को शामिल किया गया, लेकिन सिर्फ टेक्सास इसके अंदर शामिल नहीं था। ये जो मैक्सिकन सेशन है इसमें तकरीबन आधा जो एरिया है मैक्सिको को वो यूएस ने उससे ले लिया था। और उसके अंदर कैलिफोर्निया जो बहुत ही बड़ी स्टेट है, यूएस की सबसे बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन के हवाले से भी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स उसी के पास हैं, 15 सीट्स हैं उसके पास। तो वहाँ कैलिफोर्निया भी मैक्सिको के पास थी और भी काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स थी जो उस वक्त मैक्सिको के पास थी। तो एक ट्रीटी ऑफ ग्वाडेलूप हिडाल्गो की गई और $15 मिलियन दिए गए मैक्सिको को। और ये जो ट्रीटी थी ये बेसिकली अंडर प्रेशर थी क्योंकि फोर्सेस थ्रेट किया गया था, टेक्सास पहले एनेक्स कर ली गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें थ्रेट भी था। एक सेकंड, वॉर हुई मैक्सिकन अमेरिकन 1846 और 48 के दरमियान में। और इसका एंड फिर ये निकला कि ये स्टेट्स जिनका नाम यहाँ पे लिखे हैं, कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कुछ पार्ट्स ऑफ कोलोराडो, ये मैक्सिको से ले लिए गए और ये सारे के सारे फिर यूएस का हिस्सा बन गए। जिसके बाद फिर आप एक तरफ कैलिफोर्निया है जो कि पैसिफिक ओशन के ऊपर है और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क है जो कि अटलांटिक ओशन के ऊपर है। तो फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी ये पूरा का पूरा हिस्सा अमेरिका के पास आ गया। और उसके बाद 1853 के अंदर
इसमें एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको के कुछ और पार्ट्स थे जो वो भी मैक्सिको से खरीदे गए $10 मिलियन के एवज़। तो तमाम जो एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पूरे का पूरा जो लैंड था, एक ओशन से दूसरे ओशन तक वो यूएस का हिस्सा बन गया। उसके बाद एक और परचेज़ अलास्का परचेज़ की गई। ये अलास्का जो स्टेट है वो मैप में अगर आप फिर देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग है। ये कनाडा के भी बाद में आती है और अलास्का की जो स्टेट है वो हमने शुरू में मैप में पढ़ा भी था कि अलास्का के ज़रिए से माइग्रेशंस जो अर्ली माइग्रेशंस थी प्री हिस्टोरिक, वो अलास्का के थ्रू समझा जाता है कि वो बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके रशिया के ज़रिए से अलास्का तक लोग पहुँचे थे और वहाँ से फिर जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर लोग पहुँचे थे। तो अलास्का का परचेज़ जो है वो खरीदा गई थी ये 1867 के अंदर और इसको शुरू में जब ये खरीदी गई $7.2 मिलियन के एवज़ तो बहुत मजाक उड़ाया गया इस स्टेट का और इसको कहा जाता था पोलर बेयर गार्डन और साथ में सीवर्ड्स फॉली और सीवर्ड्स आइस बॉक्स, क्योंकि ये उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था सीवर्ड, तो उन्होंने ये खरीदी थी। तो ये इस तरह से कहा जाता था। लेकिन 1895 के अंदर इसमें गोल्ड डिस्कवर हुआ जिसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी एक तरह से ये जो डिसीजन था, ये जो परचेस थी इसको एक पॉजिटिव लाइट में लिया जाता है अब। उसके बाद हवाई की एनेक्सेशन भी इसी तरह से की गई थी। हवाई जहाँ पे पर्ल हार्बर मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने जिसको अटैक किया था, तो पर्ल हार्बर वाली जो ये हवाई स्टेट है यहाँ पे भी नेटिव्स रहा करते थे और ये नेटिव अमेरिकन्स नहीं थे, ये पैसिफिक ओशन के कबीलों से लोग हिजरत करके हवाई स्टेट तक पहुंचे थे। तो 1850s के अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन स्टार्ट हुई। चाइना, जापान और यूएस से लोग हवाई स्टेट जाना शुरू हुए क्योंकि वहाँ पे शुगर प्लांटेशंस काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और शुगर प्लांटेशन के बाद फिर वहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर यूएस ने वहाँ पे अपना एक कंट्रोल असर्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे किंग और क्वीन थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको कंट्रोल जो था वो यूएस ने लेना शुरू कर दिया और 1898 के अंदर उनके साथ एक मुआहिदा किया गया जो कि बेसिकली एक फोर्सफुल एनेक्सेशन ही थी, जिसमें उनको मजबूर किया गया कि वो मुआहिदा साइन करें यूएस के साथ और इसको भी फिर यूएस की टेरिटरी बना लिया गया। और 1859 के अंदर ये लास्ट स्टेट थी जिसको दर्जा दिया गया स्टेटहुड का 1959 के अंदर। सो 49th और 50th स्टेट जो यूएस की हैं अलास्का और हवाई हैं जिनको 1959 के अंदर स्टेटहुड दिया गया। सो ये यहाँ से जो आपकी एक स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन, परचेजेस और एक कह लें कि एक्विजिशंस ये फ्रॉम 13 स्टेट्स टू 50 स्टेट्स मुकम्मल हो गई 1959 के अंदर। इसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज भी शामिल हैं जो कि यूएस के पास हैं लेकिन वो स्टेट्स का दर्जा नहीं रखती। उसमें पोर्टो रिको है, गुआम है। गुआम पैसिफिक ओशन के अंदर है और ये जापान और चाइना के काफ़ी करीब बन जाती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक बेस है गुआम की। यूएस के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये टेरिटरी यूएस के पास है लेकिन इसको स्टेट का दर्जा नहीं है। पोर्टो रिको यूएस के करीब ही है, ये उसी कैरेबियन सी के अंदर मौजूद है। यूएस के थोड़ा यानी आप साउथ वाली साइड पे देखते हैं मैप में तो ये आपको नज़र आएगी। और उसके बाद फिलीपींस भी स्पेन से ली गई थी 1898 के अंदर। स्पेन को शिकस्त दी गई। 1898 स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई तो फिलीपींस पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलीपींस को जो है वो आज़ादी दी गई। लेकिन जो बाकी टेरिटरीज हैं, अमेरिकन समोआ अभी भी यूएस के पास है, वर्जिन आइलैंड्स हैं यूएस ये भी पास हैं और मैरियाना आइलैंड्स हैं। काफ़ी सारे यूएस के पैसिफिक के अंदर आइलैंड्स इस तरह के हैं जो अभी भी यूएस के पास हैं और वो वापस नहीं किए गए। जी 50 स्टेट्स पूरी हो गई। 1959 के अंदर जो हवाई थी उसको दर्जा दिया गया लास्ट स्टेट की। इसमें जो टेरिटरीज आपने देखी है ना, मैक्सिको से जो टेरिटरीज हासिल की गई उसमें तकरीबन 10 के करीब स्टेट्स आ जाती हैं और 13 स्टेट्स मैंने आपको बताया कि लुइसियाना परचेस के बाद उसमें से आ गई थी, तो ये 23 तो यही हो गई। उसके बाद ओरिजिनल जो 13 स्टेट्स थी अब और जो उसमें जो सेटलमेंट के बाद 15 के करीब स्टेट्स आई तो वो आपके पास उनको मिलाते हैं तो तकरीबन 40 के करीब बन जाती हैं। और बाकी कुछ जो स्टेट्स हैं दरमियान में यूएस के अंदर थी। ओरेगन टेरिटरी की जब आप बात करते हैं तो 45 तक बात चली जाती है। तो इस तरीके से ये स्टेट्स को आप जो मेन स्टेट्स हैं, ये जो मेन टेरिटरीज एक्वायर की गई उसमें आप देखेंगे कि कौन सी टेरिटरी
टेरिटरी यूएस ने एक्वायर की और उसमें से कितनी स्टेट्स आई। यूएस की सारी स्टेट्स के नाम तो याद नहीं किए जा सकते, यूएस के सिटीजन्स भी याद नहीं कर सकते पूरी की पूरी 50 स्टेट्स, लेकिन आपने ये देख लेना है कि टेरिटरीज किस तरीके से यूएस के पास आई। ओरिजिनल एक जो जेम्स टाउन वाली सेटलमेंट्स हो गई, उसके बाद फिर एक डिस्प्यूट न्यूयॉर्क और न्यू हैम्पशायर वगैरह का जो सेटलमेंट हुई थी वो हो गई, उसके बाद ओरेगन टेरिटरी हो गई, उसके बाद मैक्सिकन सेशन हो गई, उसके बाद आपकी स्पेनिश अमेरिकन वॉर हो गई। तो ये 5-6 आपको नजर आएंगी जिसमें आपकी स्टेट्स की एक खास ग्रुपिंग के तौर पे कंप्लीट होती है पूरी 50। इसमें ये एक आपने ये पढ़ लेना है जिसमें एक आर्गुमेंट किया गया है कि किस तरीके से ये एक्सपेंशन की गई, और ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया था, और इसमें और भी ऐसे इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे, कल्चरल इंटरेस्ट भी थे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसके अंदर थे, जियोग्राफिकल इंटरेस्ट भी इसके अंदर थे। तो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकली इसको देखा गया है कि किस तरीके से मेजर जो एक्सपेंशन हुई। ये आपको एक काफी अच्छी समरी यहाँ से मिल जाएगी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि ये इसका क्या मेन आइडिया क्या था इसमें। इसको साथ ही आप लिंक करेंगे, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अभी हम कर लेंगे, उसके बाद सिविल वॉर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया कि एक ये एक अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की एक बात की जाती है कि यूएस जो है वो अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ समझता है। सिटी ऑन द हिल के एक कॉन्सेप्ट था कि जी हम ये जो आबाद कर रहे हैं आबादी, ये एक लाइटनिंग गाइड होगी, ये एक पूरी दुनिया के लिए हम इसको मिसाल बनाएंगे, ये एक नया एक तरह से तजर्बा है जो लोगों को एक लाइट देगा, लोगों को गाइड करेगा जिंदगी गुजारने में। सो ये एक अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म हमेशा रहा है जिसकी अभी रिसेंट एग्जांपल आपको नजर आएगी। जो अमेरिका ने इराक वॉर लड़ी उसमें भी यही था, और डेमोक्रेसी को जिस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ लिबिया के अंदर कहा गया कि जी हम डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर कहा गया कि डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं। तो ये एक प्रमोशन ऑफ सर्टेन आइडियल्स हमेशा से यूएस का रहा है कि हम एक एक्सेप्शनल नेशन है और हमारा एक खास पर्पस है जो एक गॉड गिवन पर्पस है जिसको हमने पूरा करना है, और ये एक डिवाइन मिशन है जो एक यूएस की नेशन को मिला हुआ है। इसमें रिलीजियस प्रोटेस्टेंटिज्म की भी बात आ जाती है, और इसमें फिर इस आइडियाज़ के अंडर क्या क्या चीज़ें इसके हुई वो थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म और मैनिफेस्ट डेस्टिनी की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, किन किन चीज़ों में आपको ये आइडियाज़ नज़र आते हैं। उसमें पहली चीज़ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के अंदर ये मैंने आपको बताया कि एक बिलीफ था, पॉलिटिकल भी था और रिलीजियस भी था कि हमने एक साइड से दूसरी साइड तक एक्सपेंड करना है, फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी, फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक, पूरे का पूरा लैंड हमने पूरे का पूरा हमारा हक है। और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को हमेशा से एक कोर वैल्यू के तौर पे देखा गया है और एक कोर इंटरेस्ट के तौर पे देखा गया है, और ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर इंडिपेंडेंस की जो वॉर थी उसके अंदर भी इस चीज़ को बार बार कहा गया कि क्यों जो यूके है वो नेटिव्स के साथ इस तरह के मुआहदे कर रहा है जिसमें वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का ही एक चीज़ आपके साथ टेरिटोरियल एक्विजिशन की आ जाती है कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी के अंदर एक एक्सपेंड करने का जो चीज़ थी वो जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की गई उसमें कई दफ़ा ये कहा जाता था कि ये तो हमारी मैनिफेस्ट डेस्टिनी है। ख़ास तौर पे जो मैक्सिकन अमेरिकन वॉर है उसको जस्टिफाई करने के लिए बड़ा उस वक्त चीज़ें की गई कि ये हमारा हक है, ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी है हमारी। और जो मैक्सिको का जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड वॉर नहीं थी कि आपने एक अपने नेबर के साथ इतनी लड़ाई की और इतनी ज़्यादा टेरिटरी आपने बाय फोर्स उससे ले ली। तो बाकी चीज़ें जो थी उसमें परचेज था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इस तरह की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग थी, लेकिन जो मैक्सिकन सेशन थी उसके अंदर एक बाय फोर्स क्योंकि टेरिटरी एक्वायर की गई थी तो उसमें मैनिफेस्ट डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा उसका जिक्र किया गया। उसके बाद लुइसियाना परचेज भी सी एक उसका भी एक आप उसको लिंक कर सकते हैं कि एक उसका वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और एक्सेप्शनलिज्म की बात हुई कि हमने एक्सपेंड करना है। फिर ओरेगन का एक ओरेगन ट्रेल का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये एक रूट है जो कि तकरीबन 2000 माइल्स यानी तकरीबन 3500 किलोमीटर्स का एक ये ट्रेल बनता है। ये मिजूरी से लेके ओरेगन स्टेट तक है
और ये वेस्टवर्ड माइग्रेशन का था कि हम एक्सपैंड ज़ाहिर है तभी आप कर सकते हैं ना जब आप पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, तो ये भी एक उसी के अंडर आ जाती है। और फिर टेक्सास के एनेक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैक्सिकन अमेरिकन वॉर का आपको बता दिया, और इसमें जो एक्सपेंशनिज्म का एक कॉन्सेप्ट था वो इस मैनिफेस्ट डेस्टिनी के अंडर आता है, और नेटिव अमेरिकन को रिमूव करना भी उसको भी जस्टिफाई, यानी आपको एक नजर आता है कि जस्टिफिकेशन दी जाती है बार बार, एक कोई भी काम किया जा रहा है तो उसमें जस्टिफाई को, यानी आप मॉरली अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने लोगों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हम काम कर रहे हैं ये मॉरली रिप्रहेंसिबल नहीं है, हम सही काम कर रहे हैं, ये हमारा हक है। उसके बाद अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म भी इसी के साथ एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है कि ये एक बिलीफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक यूनिक और एक्सेप्शनल नेशन है जिसका एक स्पेशल मिशन और डेस्टिनी है। उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाती हैं, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को एक बहुत ज़्यादा अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात की जाती है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो अमेरिका ने दी है ना दुनिया में, वो किसी और ने नहीं दी। तो ये इसके बारे में एक एक्सेप्शनलिज्म समझा जाता है कि यूएस एक एक्सेप्शनल नेशन है, एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अमेरिकन ड्रीम है जहाँ पे लोग आके अपने अपने आप को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और बात किसी हद तक है भी ठीक है, आप जिस तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यूएस के अंदर हैं पूरी दुनिया में इस तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। और जिस तरह से मोबिलिटी का, जिस तरह से तरक्की करने का, आप पढ़े लिखे ना भी हों तो भी आप अमेरिका के अंदर कामयाब हो सकते हैं। आप किसी ज़ात के, किसी बरादरी के हों, किसी ज़बान आपको आती या नहीं आती, इवन ज़बान ना बोलने वाले लोग भी वहाँ पे इतना पैसा कमा रहे हैं जितना यहाँ पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल्स नहीं कमा रहे। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तो अनपैरेलल्ड हैं वहाँ के हिसाब से। फिर रिलीजियस फ्रीडम को भी कहा जाता है कि जो हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। फिर इसी अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है वो कनेक्टेड है मैनिफेस्ट डेस्टिनी और एक्सपेंशनिज्म के साथ भी, यानी इसके ज़ाहिर नेगेटिव भी हैं इसके और पॉजिटिव भी इसके अंदर चीज़ें हैं। और फिर अभी का जो अगर आप बात करते हो ग्लोबल रोल जब बात आती है तो उसमें भी एक्सेप्शनलिज्म को इन्वोक किया जाता है कि यूएस एक एक्सेप्शनल नेशन है जिसका एक खास मिशन है। तो यूनाइटेड नेशंस जब बनाई गई या लीग ऑफ नेशंस की जब बात की गई तो इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शनलिज्म की एक बात आ जाती है कि एक जो लीडर्स थे उनके जहन में ये चीज़ थी कि हम एक एक्सेप्शनल नेशन है, हम एक हमारे एक ख़ास मिशन है, दुनिया के हवाले से हमारे एक ख़ास मिशन है, तो हमें उस तरीके से एक्ट करना चाहिए। और ये जो मिशन की एक सेंस है ये हमेशा से यूएस के लीडर्स के अंदर आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये आपको नज़र आती है। नेक्स्ट हम सिविल वॉर पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे हिस्ट्री के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमने प्रेसिडेंट जैक्सन को देखा जो 1835 के अंदर इनकी प्रेसिडेंसी थी, और उसके बाद जो एक्सपेंशनिज्म को हमने देखा तो ये भी इसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री बीच में आगे से आप पढ़ते हैं तो जो हमारी टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री है वो अब हमारी यहाँ से पहुँचती है सिविल वॉर के करीब जो 1865 में हुई थी। उसके जो कॉजेज़ हैं वो फिर हम देखेंगे पिछले यानी 1845 से लेके 1860s के पास हम अब टाइम लाइन में हम पहुंच चुके हुए हैं। हमने स्टार्ट किया 1776 से, और आज जो हमने पढ़ा वो तकरीबन हमने 1800 से लेके और 1845 के दरमियान में जो चीज़ें थी उनको हमने पढ़ लिया। ये जब आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के अंदर और चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि आपके पास एक सेंस हिस्ट्री की बननी शुरू हो जाए, इवेंट को आप एक जोड़ना शुरू हो जाए कि जी शुरू में ये हुआ था, उसके बाद ये चीज़, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो एक डेट्स के हवाले से आपकी एक कनेक्शन जब बन जाता है तो चीज़ें याद करना आसान हो जाती हैं। अभी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चंस नहीं है? नो सर। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, आज आप लोगों ने ये ना अच्छा काम किया है। चलें फिर भी अगर आपको इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत हो या आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो कुछ किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंस की ज़रूरत हो आप फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब लेक्चर्स रेगुलर होंगे कल परसों यानी इस वीक, और टोटल तकरीबन 12 लेक्चर्स के अंदर इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 12 या 13, 11 से 13 के दरमियान में हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो कितना आपका बनता है।
सो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।